आज हम लोग चैप्टर चौथा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। आज हम लोग क्या है, कौन सा चैप्टर पढ़ा? चौथा, क्लास 10th का। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत की जो जनसंख्या है वो 2/3 जो है क्या है, कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। किस दृष्टि से? कृषि की दृष्टि से। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि पूजा की किस प्रकार की क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादक जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी नियमित निर्यात किया जाता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और क्या है, खुदाई के करने वाले छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर नहीं करती है। यह एक कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपना परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। 1 और 3 इसका जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार की कृषि याद रखना क्या, इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में ही अभी भी उगी क्या है, अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाले छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। भारत में कर्तन दहन प्रणाली को विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे क्या, असम में झूम, नागालैंड में दीपा और मणिपुर में याद रखना पामलू, छत्तीसगढ़ में झूम। तो इसका आंसर याद रखना मणिपुर में जो है ये पामलू तो होगा, नागालैंड में दीपा ये नहीं होगा। तो याद रखना छत्तीसगढ़ में झूम नहीं होगा, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पलामू, याद रखना मणिपुर में क्या कहा जाता है, पलामू, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के, जबकि वहां ऑप्शन में छत्तीसगढ़ झूम दिया था इसलिए गलत कहा जाता है। झूम काटना और जलाना कृषि को निम्नलिखित देशों में जाना जाता है। यानी झूम जो है काटना और जलाना कृषि को किस देशों में जाना जाता है? झूम जो है तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, वेनेजुएला जैसे क्या, जैसे मैक्सिको में मिल्पा
और बोला जाए वेनेजुएला में जो है ये तो रे नहीं कहा जाता है। ब्राजील रोका, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम कोनुको। तो इसका असत्य गलत कथन बोला गया, तो 2 और 5 जो है ये और जो है इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन। क्या था? ऑप्शन नंबर बी। जैसे झूम खेती, कर्तन दहन प्रणाली, यानी काटते हैं फिर जला देते हैं। कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना। तो यानी झूम खेती कैसा कहते हैं? काटते हैं, उसके आसपास के झाड़ और हो गया वृक्ष, छोटे छोटे वृक्षों को काट करके जला देते हैं। यानी कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जला देना। कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। पूछेगा झूम की खेती को अमेरिका और मैक्सिको में किस नाम से आता है? मिल्पा। वेनेजुएला में कोनुको। वेनेजुएला में किस नाम से आता है? कोनुको। वहां ऑप्शन विद्यार्थी है रे। ब्राजील में रोका। क्या? ब्राजील में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? रोका। मध्य अफ्रीका में मसोले। मध्य अफ्रीका में मसोले। इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से क्या आता है? जाना जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत के राज्यों में झूम की खेती को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। भारत के राज्यों में, अच्छा भारत के राज्यों में बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश ब्रांग, आंध्र प्रदेश में पोंडू, उड़ीसा में बेबर, पश्चिमी घाट में कुमारी, उत्तर पूर्वी झूम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 इसका जो है असत्य कथन है, यानी गलत इसका दिया। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जाने जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडो अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडावी या कोमान या बिरांगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालेर या बलटेरे, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि के नाम से जाना जाता है। गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों कथन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न देशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह जीविका फसल है। तो दोनों कथन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार के कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न देशों प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खेती की दी गई मुख्य विशेषताओं में से कौन सा भारतीय वाणिज्य खेती की विशेषता नहीं है? लंबे टुकड़े काटकर जलाना, ये भारतीय कृषि की विशेषता देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में
चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। रोपण कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो कि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इसमें प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2, 3 और 4 इसका आंसर देखने को मिलेगा। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। रोपण कृषि डैश खेती का एक प्रकार है। रोपण कृषि जो है यह एक वाणिज्य है। रोपण कृषि भी एक प्रकार का वाणिज्यिक है। प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और के बीच अंतरापृष्ठ है। निम्नलिखित में कौन सा फसल रोपण फसल नहीं है? चाय है, रबर है, केला, ये सब जो है रोपण, लेकिन बाजरा जो है रोपण कृषि नहीं देखने को मिलता है। जैसे भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसल है। भारत में कितने ऋतुएं हैं? 3 ऋतुएं देखने को मिलता है। कितना ऋतु? 3। इसलिए देश में बोई जाने वाले फसलों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। भारत में 3 ऋतुएं हैं, जो इस प्रकार रबी, खरीफ, जायद। रबी फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। रबी फसलों को शीत ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य बोया जाता है। रबी फसल को ग्रीष्म ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों मुख्य रबी फसल है। ये कथन क्या है? सत्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए 3 और 4। रबी फसलों को शीत ऋतु में रबी फसल को अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य देखने को मिलता है। खरीफ फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरीफ फसल के बारे में बोलना है। खरीफ फसलें मानसून के आगमन अप्रैल और मई के साथ बोई जाती हैं। खरीफ फसलें दिसंबर जनवरी में काट ली जाती है। तो ये तो सही है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली और सोयाबीन है। तो असत्य कथन पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा खरीफ फसल मानसून के आगमन अप्रैल और मई के साथ बोई जाए। तो इनमें से कोई जो है गलत कथन नहीं कहते हैं, गलत कथन पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पूछा। खरीफ फसलें दिसंबर में काट लिया थे। खरीफ फसल जो है जनवरी, याद रखना, दिसंबर में नहीं, ये अक्टूबर दिसंबर में होगा। खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून और आगमन का बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लिए थे। कहाँ? वहां दिया था दिसंबर और जनवरी। सितंबर और अक्टूबर में काट लिया थे। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल हैं।
असमय और बोरो धान की 3 फसलें निम्नलिखित में से किस राज्य में बोई जाती हैं? तो असम, और याद रखना असम हो जाएगा, और उड़ीसा। बिहार में की जाती पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बने। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें असमन और बोरो बोई जाती है। जायद की फसल का मौसम होता है, तो याद रखना जायद का फसल का अप्रैल से जून के बीच देखने को मिलता है। कितना? रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों और क्या होता है, चारे के फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। कितना लगता है? 1 वर्ष देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस फसल की उगाई में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो याद रखना गन्ने के फसल में उगाने के लिए 1 वर्ष देखने को मिलता है। जायद ऋतु में तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारों की फसलें की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है? तो भारत जो है दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है। चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है। हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल में उत्पादन करता है। चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की आवश्यकता होती है। अधिक आर्द्रता, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाई जाता है। तो कथन क्या बोलना है? गलत। तो इनमें से कोई कथन जो है गलत नहीं। यह एक खरीफ फसल है जिसमें उगाने के उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यहाँ 250 नहीं 25 डिग्री 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों और के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो गया है। गेहूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से विस्तृत 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कौन इनमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद है इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं जो है भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी का क्षेत्र किस फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? गेहूं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं।
मोटे अनाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना विचार कीजिए। भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादक की दृष्टि से ज्वार देश का दूसरी नहीं तीसरा होना चाहिए। ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश हैं, तो उपयुक्त में से 1, 2 और 4 सही होगा। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन के दृष्टि से ज्वार देश का तीसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकांश आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। 23 नंबर देते हैं, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है विचार करना। बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा रागी के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो सत्य कथन बोला है सभी, इनमें से 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। बाजरा या बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट मिट्टी और याद रखना दोमट मिट्टी और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। मक्का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होता है। यह एक खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी ऋतु में उगाई जाती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मक्का का मुख्य उत्पादक राज्य देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और क्या हो जाएगा 4 इसका सही हो जाएगा। मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों प्रयोग में होती है। यह एक खरीफ फसल है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार उगाई जाती है। 25 नंबर देखते हैं। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा उपभोक्ता देश है। दालों को कम नमी आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। फलीदार फसलें होने के नाते मूंग को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखते। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। असत्य कथन बताना है, गलत कथन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गलत जो कथन होगा 1 और 3। तो चलिए जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट डे जो है हम 5वां चैप्टर लाएंगे और ये इसी तरह जो है धीरे धीरे करते समाप्त करेंगे। 5वां